साथियों, अंदर आके अपनी खुशियों में बैठ गए। अभी तो बहुत तमाशा बाकी है, अभी तो इंजन गर्म हुआ है, अभी सफर बहुत लंबा है। अंदर आके बैठ जाइए और बहुत सारी बेहतरीन बात सुनना है। अरे ये बात जो है कोई जलसा नहीं है यहाँ पर, ये बात घर के अंदर की बात है। और घर के अंदर की बात किसके साथ होती मालूम ना? अफरादे खानदान के साथ होती है। और हमारे अफरादे खानदान कौन है? दलित भाई है, क्रिश्चियन भाई है, पारसिया भाई है। जो हजरात सीटी में जा रहे हैं, मुझे गुजारिश है सीटी मत बजाइए। आप जो है ना सीटी मत बजाइए और गौर से सुनिए मेरी बात को। तो मैं आपसे आज फरमा रहा था मैं कि आज हमारा पूरा मुकाबला बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी से, संघ परिवार से है, आरएसएस से है, शिवसेना से है, बजरंग दल से है और वो अखिलेश यादव से है जिसकी क़यादत में मुजफ्फरनगर में हजारों बेकसूर नौजवानों की मौत हुई। आज हमको विज़ारत उस्मा पर बैठने के लिए जो दलील मोदी ने जो ख्वाब देखा है, वो ख्वाब को चिकना चूर करना है। ये दुनिया जानती है मोदी को अगर कोई रोकने वाला है तो वो नकी में मिलत है। कृष्णा गुप्ता अपनी किताब में लिखते हैं कि गुजरात में नकी में मिलत जैसा एक लीडर होता तो मुजफ्फरनगर का ये हालात ना होते। तो मैं ये इजराइल से आपको जवाब दे रहा हूँ, कृष्णा गुप्ता साहब, आपने अपनी किताब में लिखा कि मुजफ्फरनगर के हालात जो हुए, अगर गुजरात में असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा एक खान होता तो मुजफ्फरनगर का ये हाल नहीं होता। तो मैं इजराइल से आपको जवाब दे रहा हूँ, और से सुनो नौजवानों, अगर गुजरात में आपके महबूब खान नकी में मिलत जैसा एक खान होता तो कसम खुदा की मोदी का वजूद नहीं होता वहां पर। मुजफ्फरनगर में ऐसे हालात तो दूर की बात, मोदी का वजूद नहीं होता। आज विज़ारत उस्मा पर बैठने का एक ख्वाब देख रहे हैं और उनको ये नहीं मालूम, ये तारीख लिखी हुई है, जो भी हुकूमत दिल्ली में बनकर बैठती है वो अखियतों को साथ देकर बैठती है। आज तक बगैर हकीकत के, बगैर दलित भाई के, बगैर क्रिश्चियन भाई के और बगैर मियाँ भाई के कोई भी दिल्ली में हुकूमत नहीं बनाया। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब दो मुझे, क्या आप लोग बीजेपी को वोट डालेंगे? इतनी आवाज से काम नहीं हो रहा। क्या आप लोग मोदी को वोट डालेंगे? ये उनको भी मालूम है, ये उनको भी मालूम है कि आप लोगों का वोट, क्रिश्चियन भाई का वोट, मुस्लिम भाई का वोट, दलित भाई का वोट बीजेपी को नहीं आएगा। मगर ये क्या करे, थोड़ी देर के लिए खामोशी को इख्तियार करो और एक मुद्दे पे आऊंगा मैं। सुनो बात को, आप ये उनको मालूम है कि आपका वोट नहीं आएगा, तो इन्होंने क्या किया, 4 बुरखे सिलाए। कौन? दलील मोदी। कौन? 4 बुरखे सिलाए। पहला बुरखा डाले चंद्रबाबू नायडू के ऊपर और बोले तेलंगाना से, आंध्रा से जितने वोट मिल सकते ले लो, जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना सकते बना लो। दिल्ली में तुम में भाई भाई लगे, पूरे वोटर लाके उनको डालना देते। बेवकूफ है हम, नहीं समझ में आ रही। अब तो ऐलान भी कर दिए हैं वो, और चंद्रबाबू नायडू साइकिल टैक्सी को हम ऐलान कर रहे हैं कि तुम जब भी बीजेपी के साथ गए औंधे पड़े। सारा मिलत मरहूम खान 2004 में बोले थे, बाबू सब करना, ये कमल के किले के पास नहीं करना। दोनों गए, 5 साल के वास्ते इख्तिदार से हाथ धो बैठे, तड़प गए, लटक गए चीफ मिनिस्टर बनने के वास्ते, मगर बन नहीं सके। फिर नकी में मिलत 2009 में समझा
दिल में आरज़ू तमन्ना के साथ गुजारो कि तुम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तुम चीफ मिनिस्टर इंशाअल्लाह ताला कभी नहीं बन सकेंगे तुम। ये मुसलमानों का, दलित भाइयों का, क्रिश्चियन भाइयों का इतिहास है, इनकी दुआ है कि तुम कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये बात तो समझ में आ गई। अब दूसरा मुद्दा, वो गुलाबी घूंघट फिर रहा है यहाँ पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। केसीआर साहब बोले थे तेलंगाना अलग होने से पहले कि अगर तेलंगाना अलग हो जाएगा तो किसी दलित भाई को चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। बोले थे। आप तमाम लोगों को मालूम है, पढ़े लिखे लोग हैं, आपके मोबाइल है, मोबाइल में यूट्यूब भी है, देख लेना आप। इन्होंने भी बोले, इनके अपराध खानदान भी बोले कि अगर तेलंगाना अलग होता है तो किसी दलित भाई को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अगर केसीआर साहब अगर आप बातें के सच्चे हैं और जबान के पाबंद है तो एक दलित भाई को चीफ मिनिस्टर बनाओ। मगर आप बोलते हैं कि 10 साल के वास्ते कोई मजबूत चीफ मिनिस्टर होना देते इनको, दलित भाई नहीं होना देते। अरे तुम्हारी नीयत में खतरे, झोली में खतरे। तो मैं एक बात दिल में आई मेरे, इनको मजबूत चीफ मिनिस्टर होना तो दारूसलाम में भी नजर डालो, नकीब मिल्लत जैसा मजबूत खान हिंदुस्तान में नहीं है। मगर तुम ये नहीं कर सकते, मगर तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हारे भी वादा किए थे कि अगर तेलंगाना अलग हो जाता है तो अखिलियतों को 10% रिजर्वेशन दूंगा। बोले थे ना, याद है? आज भी तुम्हारी नीयत में खतरे आ रहे, आज भी तुम सोच रहे, मैं बोला था नहीं सोचा था कि अरे तुम सोचते रह जाओ और अब देखो क्या होने वाला है। तो इन्होंने भी एक ऐलान करे, आज तो मैं बीजेपी से अलायंस नहीं कर रहा, मगर कल का भरोसा नहीं है। केसीआर बता रहे हैं कि आज मैं बीजेपी से अलायंस अभी तक नहीं करा, मगर कल का वो हो कैसा रहता मुझे नहीं मालूम, कल शायद तो कर भी सकते। बेवकूफ है आप लोग, हम लोग बेवकूफ है। क्या खाते मालूम ना, क्या खाते? फिर तीसरा मौका, एक यतीम बच्चा फिर रहा पिछले 4 साल से अपनी बहन को ले लेके आंध्रा में गवर्नमेंट बनाने का ऐलान भी कर दिए। और हम पूछे उनको कि अगर तुम कमल के पेड़ के पास नहीं जा रही तो तुम हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो लोग क्या बता रही, आज तो मैं नहीं जा रहा हूं, मैं कल का भरोसा नहीं करती। तो ये बात याद रखो नौजवानों, ये मुस्तकबिल में ये तमाम हालात ऐसे बन रहे हैं, कोई अपना नहीं है, सब फिरका परस्त ताकतों का नकाब पहनकर आ रहे हैं। आपको चौकन्ना रहना है, आपको मुनज़्ज़म रहना है, आपको मुत्तहिद रहना है। और एक मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद ऐसी जमात है जो फिरका परस्त ताकतों का गिरफ्तार पकड़कर आग में आग डालकर डालती है कि तू नहीं, तेरा बाप मैं हूं। ये आप कोई जमात में ताकत नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन हो जाएगा, 17 मई को नतीजा भी आ जाएगा। मगर आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये तेलंगाना तो हो गया, क्या सोच के करे थे और क्या हो गया, ना करने वालों को मालूम, ना देने वालों को मालूम। बहरहाल तेलंगाना तो अलग हो गया। अब तेलंगाना जब अलग हो गया तो कई सारी सियासी मुश्किलें आएंगी और हमको ताकत की कमी पड़ रही है, हमको सियासी ताकत की कमी पड़ रही है। और हमको एक एक उम्मीदवार को जिम्मेदारी के साथ जिताना है। और आज मैं आपकी मुबारक सरजमीन में हूँ, ये आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, ये आप लोगों से मेहरबानी की भीख मांग रहा हूँ कि आप मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करो और मंडी के इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से जिताओ और हमको ताकतवर बनाओ, मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बनाओ। मुस्तकबिल में बहुत सारी पेशीगियां आने वाली है। अगर हम सियासी तौर पर मजबूत रहेंगे तो तेलंगाना में केसीआर से लड़कर मुकाबला करेंगे। और जब तक मंडी नहीं चाहेंगी इंशाअल्लाह ताला असेंबली अमल में नहीं आएगी। ये भी मंडी का ऐलान है। मंडी की ताकत को समझो, मंडी की क़यादत को समझो। ये आपके हल्के में सिकंदराबाद में मैं रास्ते से आते हुए ये देख रहा हूँ और इस बात को बोलना मेरा दिल चाह रहा है। मैं देख रहा था ओल्ड सिटी में, पुराने शहर में नौजवानों में
जोश और जज्बा ज्यादा है, एक को 4 के बराबर दिखाई बोल के, मगर ये बात आकर यहाँ गलत साबित हो रही है। सिकंदराबाद हल्के के नौजवान इतने जोशीले, इतने ताकतवर है, 10 के बराबर दिख रहे हैं। और जब तुम 10 के बराबर हो तो और भी तुम्हारा 10 के बराबर होना चाहिए। जितने मजमे में है, ये बात का इरादा करो, ये बात का अहद करो, ये बात का याद करो कि अपने अपने इलाकों में, अपने अपने बस्तियों में, अपने अपने मोहल्लों में अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे और एक एक अफराद ये 15 दिन के अंदर 100 वोटर्स को तैयार करेंगे। पूरा करेंगे ना इंशाअल्लाह। वो यहाँ बैठे हुए 500 भी है, अगर 100 वोटर्स को तैयार कर लिए तो मैं समझूंगा ये मजमा 5000 का है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कितना मजमा था तो मैं ये बोलूंगा 5000 का मजमा था। क्यों? आप लोगों ने ये ऐलान किया है कि एक शख्स 100 वोटर्स को तैयार करना है। अपने घर वालों का जायजा लो, दोस्तों का जायजा लो, रिश्तेदारों का जायजा लो, अड़ोस पड़ोस का जायजा लो और दिल पर हाथ रखकर दुश्मनों का भी जायजा लो और इलेक्शन के दिन काफिले लेकर निकलना वोट डालने के लिए। ये सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, उनको बता दो ये 4 मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी बनने वाली है। दुनिया में बोलना जयासुधा मैडम अगले बार हिम्मत नहीं करना कि मैं सिकंदराबाद से फैक्ट्री में ये बता दो आप कि ये मंडली के सफेरों का अड्डा है। यहाँ से मंडली आई और मंडली से आएंगी। और एक बात भी बता दो आपको, मैं बताऊं, ये तारीख गवाह है, मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जहां भी खत्म रखा, कसम खुदा की खबदा कभी नहीं छोड़ा। एक बार, सिर्फ एक बार आपके हल्के सिकंदराबाद में मजलिस को मौका दियो, दलित भाइयों का और मियां भाइयों का और क्रिश्चियन भाइयों का एक इत्तेहाद बनाओ। यहाँ पर याद रखो, हम तो मिल जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। 100 साल पहले इस मजमे में से कोई पैदा नहीं हुआ था। 100 साल पहले ये मजमे में से कोई पैदा नहीं हुआ था और 100 साल के बाद भी ये मजमे में से कोई कायम नहीं रहेगा। हर एक को जाना है, दारा रहा ना जंग ना सिकंदर का पाशा, इस रुए जमीन पर सैकड़ों आए और चल लिए तो हमारी क्या औकात, आपकी क्या औकात। अरे मरने से पहले एक कारनामा करेंगे, बोलो कारनामा करेंगे ना। आज के दौर में सब में बड़ा कारनामा यह है कि जो मुकाम पर मजलिस नहीं है वो मुकाम पर मजलिस को पैदा करना, इससे बड़ा कोई कारनामा नहीं है, इससे बड़ा कोई कारनामा नहीं है। आज हमारा मुकाबला वो खूनी पंजे से है जिसको दुनिया बोलती कांग्रेस आई, अब हम बोलेंगे कांग्रेस गई। हमारा मुकाबला वो टुट्टी साइकिल से बाबू साइकिल तक, जिसके पहिए धसे गए, आइल में चेन खत्म हो गया, चेन के अंदर आइल खत्म हो गया, जो सीट पे बैठता था वो सीट 10 साल पहले गिर गई, बम्बू का लगा हुआ है। और क्या तकलीफ हो रही ये उनको भी मालूम है। वो गुलाबी घूंघट, वो चंद्रा बाबू नायडू साइकिल टैक्सी और ये खूनी बच्चा और वो यतीम बच्चा, ये सब एक ही थाली पे चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई रोने ऐसा करता, कोई रो ऐसा करता। आप लोगों के पास 65 साल से वोट की खैरात मांगने के लिए आ रहे हैं और आप लोग दिल बड़ा करके उसको वोट देकर हुकूमत पे बिठाते हैं और 5 साल के वास्ते हमको गुलाम बनाकर रखते हैं। अगर वो नौजवान कोई और था, वो बुजुर्ग कोई और था, वो दलित भाई कोई और था, वो क्रिश्चियन भाई कोई और था जो वोट देकर बेवकूफ बनता था। आज का नौजवान इतना समझदार है, इतना ताकतवर है, स्पॉट पे हैंड टू हैंड फैसला होगा, डबल 1 होगा, डबल 2 होगा। अरे आज बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं हम, आज बेवकूफ बनने वाले हैं हम। आप में हर वो किस्म की सलाहियत है, एक समझ है, एक ताकत है, एक जुस्तजू है। आपने जोशियाबों ने शेरगिरी है और खूबसूरत है। आप चाहे तो मुल्क का मुकद्दर बदल सकते हैं, अपने वोटों की ताकत से एक इतिहास को लिख सकते हैं। और आज हमारे मिल के रहने में हमारी ताकत है। याद रखो, आज हमारे मिल के रहने में हमारी ताकत है। अगर हम अलग अलग रहेंगे तो फिर 65 साल से जो हुआ आज भी वही
कहूंगा, जाकर देखो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिस जगह पर मंडिस की सरपरस्ती है, जिस जगह पर मंडिस की रहनुमाई है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखो वहां की आवाम कितनी बेकार तरीके से दिन रात गुजारते हैं, कितनी पुरसकून के माहौल में जिंदगी गुजारते हैं और आप कितनी खौफ की जिंदगी गुजारते हैं। अगर आज भी आपके हल्के में कुछ फिरकाना फसादात हो जाते हैं, कुछ ऊंच नीच हो जाती है या पुलिस का जुल्म होता है, तो याद रखो दिल पे हाथ रखकर बोलो कौन आता है बीच में, कौन आता है? क्या लिपस्टिक लगाने वाले मैडम आते कभी आए आपके मोहल्लों में? परसों में इंटरव्यू किए कि इनको कहते स्टेटस के वास्ते कुर्सी चाहिए, पावर चाहिए, कहते बगैर कुर्सी बगैर पावर के इन्होंने जिंदा नहीं रह सकते, कहते मर्चा तो हमारी दुआ है। ये एमएलए की कुर्सी तो हम स्टेटस के लिए चाहिए, पावर के लिए चाहिए, रुपए के लिए चाहिए, क्या कौम की खिदमत के लिए चाहिए, गरीबों की आवाज बनने के लिए चाहिए, मजलूमों की आवाज बनने के लिए चाहिए, बेबसों की आवाज बनने के लिए चाहिए। यहाँ के जो मसले मसाइल है, रोड, नल, लाइट, नाला, ड्रेनेज और बेशुमार परेशानियां, यहाँ के मासूम बच्चों का मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है। इन्होंने लिपस्टिक लगा के टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं, इनको स्टेटस के लिए कुर्सी चाहिए। अब कुर्सी ऐसा खींची के कि तुम पैदल भी नहीं चल रही है इंशाअल्लाह, और देंगे तुमको 10 साल 15 साल। अब यहाँ पर मजलिस आएंगी और मजलिस के नुमाइंदे कौन है? बोलो जेम्स जिंदाबाद, बोलो मंडी जिंदाबाद, बोलो नबी जिंदाबाद। अरे एक मंसूबा बनाते हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर केस डालते हैं हेट स्पीच का बदले। दुनिया में पहली बार यूज बोले तो है, अरे हमसे पहले भी कोई बोला तो है, उससे पहले भी कोई बोला तो है, मगर उनमें जैसा बोल नहीं होते। आपके महबूब खालिद के ऊपर केस तो होता, मगर देखो ऊपर वाले को कुछ और मंजूर है और ये आखिरी किरण को कुछ और मंजूर था। अकबरुद्दीन अवैसी साहब बोले कि इंशाअल्लाह किरण कुमार रेड्डी तो आखिरी किरण रहेगा ये असेंबली का, और इनकी जबान सच हुई, आज गुमनाम हो गया, कहीं दिख रहा नहीं किरण। अब मैं एक पोस्टर बनाने वाला हूँ बड़ा, तलाशे गुमशुदा, तलाशे गुमशुदा आखिरी किरण कांग्रेस की। इन्होंने मंसूबा बनाए सेक्रेटरीट में बी ब्लॉक में घाटों पे बैठ के अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर हेट स्पीच डालो, सारे हिंदुस्तान में फोन करके बोले पूना से डालो, कर्नाटक से डालो, महाराष्ट्र से डालो, उत्तर प्रदेश से डालो, बिहार से डालो, असम से डालो, इतना डालो कि मजलिस टूट जाए, नौजवान गुमराह हो जाए, दलित भाई गुमराह हो जाए और हमारा क्रिश्चियन भाई गुमराह हो जाए। मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इनके जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब है, इनके ऊपर केस डाले तो अफरा तफरी मच जाएंगी, मजलिस कमजोर हो जाएंगी, मजलिस कमजोर होने वाली बात है। अरे ये तो पागलों की, दीवानों की जमात है, जुनूनियों की जमात है। देखो किरण, तुमको क्या मंजूर था और आसमान वाले को क्या मंजूर था? तुम्हारी एक साजिश से क्या हुआ? मेरे महबूब खाए लंदन से आए, एयरपोर्ट पे कितने जने गए थे मालूम ना? अभी देखे इतना बड़ा मुजमा एयरपोर्ट पे। ईरान तू भी सुन ले, अगर हिंदुस्तान का वक्त का वजीर आजम भी आता है तो इतना बड़ा मुजमा नहीं आता। अगर कल भारत ओबामा भी आएंगे तो इतना बड़ा मुजमा नहीं आएगा एयरपोर्ट पे। तो मेरे महबूब खाए, आपके महबूब खाए शेर डेक्कन को लेने के लिए इतना बड़ा मुजमा फट गई पुरान की। यहाँ पर अरेस्ट करेंगे तो फसादात हो जाएंगे, डर के खामोश रह गए। सेकेंड डे आए हेल्थ ग्राउंड के ऊपर गांधी हॉस्पिटल को लेके, और गांधी हॉस्पिटल के रूम में बैठ के बोलते हैं अकबरुद्दीन साहब यू आर अरेस्टेड। अच्छा ऐसा देखो किरण, तुम तुम्हारे डीजीपी के साथ, दिनेश रेड्डी के साथ मिलकर क्या मंसूबा बनाए, मगर ऊपर वाले को क्या मंजूर था? तुमको यहाँ पर केस बुक कराकर 40 दिन के लिए आदिलाबाद की जेल में चिल्ला बिठाए, मगर ऊपर वाले को जो मंजूर था तुम्हारी नादानी से मेरे महबूब खाए 55 की
चैनल के हीरो बन गए। तुम बड़े छोटी जमात और छोटी जमात के बड़े करामत देखो। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जानने लगा है, जानने लगा है। बच्चा बच्चा इस हिंदुस्तान के कोने कोने में जहाँ कृष्ण भाई रहता है, जहाँ मियाँ भाई रहता है, वहाँ उनके दिलों में मियाँ भाई रहता है, मजलिस रहती है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब रहते हैं। आज पुणे से भी हमारे भिवंडी से भी कुछ मेहमान आए हुए हैं, वहाँ पर ऐसी तरह अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए शुक्रिया। किरण तेरा शुक्रिया, मैं यहाँ से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तेरी एक साजिश, तू अपने पाई से, अपने हाथ से अपने पैर पे फुरारी मान लिया, ऐसी फुरारी मारा कि जिंदगी बादशाह से झगड़ा हो गया। आज तू तलाशे गुमशुदा हो गया। चाहे तेरी समझ की आंकड़ा कोई दुनिया कोई बड़े कभी आप लोगों को कभी अगर वो आखिरी रन मिल गया तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब को चला लेना। अरे ये अवाम की मोहब्बत, ये बेबाक मोहब्बत, ये मोहब्बत कहाँ से आएगी? मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब की दूरंदेशी को सलाम, बोलो दूरंदेशी को सलाम। मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब की दूरंदेशी को सलाम। सालारे मिल्लत की जिद्दोजहद को सलाम। नकीब मिल्लत की बेबाक क़यादत को सलाम। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की पुरखलूस मोहब्बत को सलाम। अब इनका कारनामा देखो। ये सिकंदराबाद का जो इलेक्शन है ना, ये जब ही हो गया 1.5 साल पहले, जब आपके महबूब खान शेरे दक्कन आदिलाबाद में 40 रोज के लिए जेल में बैठे ना, ये 2014 का इलेक्शन जब ही हो गया। सही बोलो ना, बच्चा बच्चा वाकिफ था। जब आदिलाबाद से हैदराबाद को जब बेल मिली तो कौन से जुलूस के साथ आए? हिंदुस्तान की तारीख में ये हुकूमत के लिखने वाले लिखे जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान की तारीख में अकबरुद्दीन अवैसी साहब को जो आदिलाबाद से लेकर हैदराबाद तक लाए, 200 किलोमीटर का जुलूस आज तक नहीं देखे कभी। हमारे पुलिस वाले भाई भी है, उनको भी सलाम, उनको भी शुक्रिया। इनके रिटायर्ड अफसर भी बोलते हैं, दिनेश शेट्टी साहब इतना बड़ा जुलूस में कभी नहीं देखा। मैं इसलिए बोलता हूँ, इतने बड़े खान को अरेस्ट करने की जरूरत क्यों किया? तो सुनो क्या होने वाला है। ये जो मेहनत चल रही है 2019 के लिए चल रही है। हमारा 14 का इलेक्शन जब ही हो गया जब आपके महबूब खान आदिलाबाद में जाके बैठे। सही बोलो ना, बोलो 2014 जिंदाबाद। अब 19 का मंसूबा सुनो, 19 का मंसूबा सुनो। 19 में क्या होने वाला है? ऐसे पागल दीवाने 19 में जन्म लेने लगे, ऐसे सरफिरे जिनकी जिंदगी में एक ही मकसद है। वो मकसद क्या है? मजलिस, 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 काम में मजलिस, काम से पहले मजलिस, खाने में मजलिस, खाने के बाद मजलिस, सोने में मजलिस, रहने में मजलिस, आवाज में मजलिस, घूमना में मजलिस, 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 हर नौजवान की जिंदगी में इतनी मजलिस होगी कि वह नौजवान अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, बीवी, बच्चे और मजलिस, पूरे जिम्मेदारियों में हर नौजवान एक और जिम्मेदारी को शामिल कर लेगा। मेरी आपकी जिम्मेदारी क्या है? मालेगा रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, बीवी, बच्चे, माल। अब यहाँ से साथ में और एक पॉइंट, रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, बीवी, बच्चे और मजलिस, हर एक की जिम्मेदारी है ये 5 साल मजलिस करना, 5 साल मजलिस का काम करना, 5 साल जिंदगी के हर शोबे में मजलिस होना। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? सुनो, बड़े मजे की बात हो रही
सुनो, दिमाग खोल कर सुनो, आंखें फाड़ कर सुनो, काने खोल कर सुनो। अगर ये जो बंदिश जिंदगी के हर शोबे में बंदिश होगी तो रियासत तेलंगाना में